बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे जी जर्नल डिफेंसेस एंड जर्नल एक्सेप्शंस। लॉ ऑफ टॉर्ट की जब कार्रवाई आपके ख़िलाफ़ होती है तो आप कौन कौन से जो हैं वो डिफेंसेस ले सकते हैं। डिफेंस क्या होता है? डिफेंस जैसे आप इसके लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि अपने आप को बचाने के लिए, यानी कि डिफेंड करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। जी बेटा, दिफा यही होता है ना कि अपने आप को बचाना, कि आप कैसे अपने आप को जो है वो बचाते हैं किसी भी कार्रवाई से, वो चाहे हमला हो या कोई आपके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई हो, वहाँ से आप किसी कैसे बचाते हैं, ये जो है इसे हम डिफेंस बोलते हैं। अब ये जो है हमारा चैप्टर, इसमें दो चीज़ों को जो है उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। नंबर 1 डिफेंस और नंबर 2 एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन को कहते हैं मुस्तस्नियात को, कि मुस्तस्ना करार दे देना, किसी से बिल्कुल फारिग कर देना। मुस्तस्ना जिसे इम्यूनिटी बोलते हैं या जिसे इस्तिस्ना बोलते हैं, कि जी इस चीज़ से किसी को इस्तिस्ना दे दिया जाता है, इस चीज़ से किसी को फारिग कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली हमारा आज का चैप्टर जो है ये इन दोनों चीज़ों को जो है वो कवर करेगा। दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है, डिफेंस में और एक्सेप्शन में फ़र्क क्या है। अब जैसे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि डिफेंस ये है कि ये इससे आपको अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, बट इट इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट, कि आपको जो है वो एग्जोनरेट करे या ना करे, आपके डिफेंस को जो है वो प्लॉजिबल माने या ना माने। इट इज़ अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट का अपनी सवाबदीद है कि वो ये जो है आपका डिफेंस इसको मानती है या नहीं मानती। लेकिन जनरली जो है वो डिफेंसेस को जो है वो माना जाता है। लेकिन एक्सेप्शन में जब आपका केस फॉल करेगा, जब हम कहते हैं कि जी हमारा केस जो है वो जनरल एक्सेप्शंस में आ गया, जब जनरल एक्सेप्शंस में आ जाएगा तो आपका केस जो है वो 100% जो है वो एग्जोनरेट हो जाएगा, और इट इज़ बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। कोर्ट पर ये बाइंडिंग है कि वो इसको माने, जनरल एक्सेप्शंस को जो है वो माने। ये 7 तरह की जो है, हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, कि ये 7 तरह की जो है सिचुएशंस होती हैं जिनमें अगर हमारा केस फॉल करेगा जनरल एक्सेप्शंस का, तो इट इज़ बाउंडिंग अपॉन द कोर्ट के वो आपकी जो है वो फौरी तौर पर आपके ख़िलाफ़ टॉर्ट की कार्रवाई जो है वो रोक दे, टॉर्ट की कार्रवाई रोक दे। और इसके अलावा डिफेंस में आपके ख़िलाफ़ टॉर्ट की कार्रवाई रुकती नहीं है। डिफेंस में आपके ख़िलाफ़ टॉर्ट की कार्रवाई जो है वो जारी रहती है और बाकायदा फ़ैसला दिया जाता है। लेकिन अगर आपका केस जो है वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर जाए तो जनरल एक्सेप्शंस में फ़र्दर प्रोसीडिंग जो है वो उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। जनरल एक्सेप्शंस में जब आपका केस आएगा तो उस पर नो फर्दर प्रोसीडिंग, कोई मज़ीद प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी, और आपको जो है वो उसी वक्त एट दैट टाइम व्हेन योर जनरल एक्सेप्शन इज़ प्रूव्ड, तो आपको उसी वक्त जो है वो एग्जोनरेट कर दिया जाएगा। आपकी लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी क्या होगी? टू पे द डैमेजेस, कि डैमेजेस अदा करने से जो है वो आपको बरी कर दिया जाएगा, आपको एग्जोनरेट कर दिया जाएगा। डैमेजेस की काइंड्स लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी। कितनी काइंड्स के डैमेजेस थे ये आपको लास्ट लेक्चर में मैंने कोशिश की थी आपको थोड़ा सा समझाने की। अब जनरल डिफेंसेस और जनरल एक्सेप्शंस को आप मेरा ख्याल काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। अब हम इसको रीड आउट करते हैं। इंट्रोडक्शन। If an affected person provides proof for existence of all the essential elements of a tort, even then it is possible in some cases for wrongdoer to take certain defenses, and these defenses can remove his liability. अब वो कह रहे हैं कि ये क्या है कि if a affected person provides proof for existence of all essential elements, एसेंशियल एलिमेंट कौन से थे जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, कि जी लीगल रॉन्ग हो, लीगल इंजरी हो, और उसके बाद जो है वो आप डैमेजेस जो हैं वो रिकवर कर सकते हो। यानी कि जो अफेक्टेड पर्सन है वो अपना केस साबित कर देता है।
इवन देन इट इज़ पॉसिबल सम केसेस ऑफ रॉन्ग डूअर टेक सर्टन डिफेंसेस। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जिसमें रॉन्ग डूअर कौन होता है? टॉर्ट कमिट करने वाला, जिसने आपके खिलाफ कोई टॉर्ट कमिट किया है। तो रॉन्ग डूअर को जो है वो कुछ हासिल हैं डिफेंसेस कि वो अपने आप को टॉर्ट की कार्रवाई से बचाने के लिए, या जो पेनल्टी उस पर फिक्स होने जा रही है उससे बचाने के लिए जो कुछ डिफेंसेस वो ले सकता है कि जी मैंने ये किया है। तो पहली बात तो वो इनकार करता है कि जी मैंने ये नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें उसको मानना पड़ जाता है कि जी ये मैंने किया है। फिर वो अंडर सर्टन कंडीशन लेकर आता है, सर्टन सर्कमस्टांसेस लेकर आता है कि जी ये अगर मुझसे हुआ है तो इन हालात में हुआ है जिसमें मेरा कसूर कोई नहीं है, तो लिहाजा मेरी जो है इस टॉर्ट की कार्रवाई से जो है मुझे इस्तिस्ना दिया जाए, मुझे इससे फारिग किया जाए। ठीक है जी। दीज डिफेंसेस आर नथिंग बट स्पेसिफिक सिचुएशंस आर सर्कमस्टांसेस, कि ये क्या है? ये स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हैं या सिचुएशंस हैं। मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि हर केस में डिफरेंट प्रोपोजिशन आपको सामना करना पड़ता है, डिफरेंट स्टोरीज़ का आपको सामना करना पड़ता है। तो उसमें बाज़ औक़ात तो वो बड़ा रेलेवेंट हो जाता है और बाज़ औक़ात वो इररेलेवेंट ठहरता है। जब रेलेवेंट हो जाए तो आपकी बात मान ली जाएगी कि बाकी आपको कंपनसेशन जो है वो आपको नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी बात ना मानी जाएगी तो आप पर पेनल्टी जो है वो इम्पोज़ की जाएगी। और पेनल्टी क्या होगी? पेनल्टी ऑलवेज़ बाय द वे ऑफ डैमेजेस, कि आपको हर्जाने के तौर पर जो है कोई ना कोई रकम जो है वो अदालत कहती है कि दें। इन विच रॉन्ग डूअर इज़ गिवन अ वेवर फॉर हिज टॉर्शियस एक्शन। वो कहते हैं कि उन सिचुएशन में उसको किसी हद तक जो है वो एक्सोनरेट किया जा सकता है, माफ़ किया जा सकता है। इज़ इट क्लियर? हाँ जी। आगे आ जाता है जी जनरल डिफेंसेस इन एक्शन इन टॉर्ट। अब जनरल डिफेंसेस क्या हैं? आप पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल डिफेंसेस को, देन वी शैल मूव टुवर्ड्स जनरल एक्सेप्शंस। अब ये क्या है? ये बेसिकली सिचुएशंस हैं, कोई और चीज़ नहीं है, कि हमें समझाने के लिए मुख्तलिफ सिचुएशंस में उन्होंने बताई हैं कि जी अगर इन सूरतों में जो है टॉर्ट कमिट हुआ होगा तो इसमें प्लॉजिबल है, माना जाएगा, अदालत जो है वो कंसिडर करेगी आपकी बात को और आपको जो है वो रिलीफ दे देगी। लेकिन हो सकता है सम टाइम वो इन चीज़ों को ना माने, क्योंकि अदालत पर तो किसी किस्म का कोई जो है वो बोझ नहीं डाला जा सकता, किसी भी किस्म का ज़ेरबार नहीं किया जा सकता कि लाजमी इस बात को माना जाए। क्यों नहीं कहा जा सकता? ये भी एक क्वेश्चन राइज होता है कि जी जब आपकी बात सही हो आप अदालत को क्यों नहीं कह सकते कि जी ये बात आप ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकते? इसकी कोई ना कोई वजह है। आप बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी होना चाहिए कि हम अदालत को नहीं कह सकते कि जी ये वाकई आप इस बात को मानें। इसकी क्या रीज़न है? इसके पीछे क्या फ़िलॉसफी है लॉ में? इसके पीछे फ़िलॉसफी है कि हमारे पास रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, जो आप इन ड्यू कोर्स पढ़ेंगे CPC के थ्रू, कि अगर हमें अदालत के फ़ैसले से इख्तलाफ है कि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, तो हम क्या करते हैं? हम उसके ख़िलाफ़ जो है वो अपील में चले जाते हैं कि हमारे पास एपलेट रेमेडी जो है वो अवेलेबल है, हम उसके बाद भी जा सकते हैं, हम उससे आगे भी जा सकते हैं। क्यों? इस वजह से कहा जाता है कि अदालत को आप कुछ नहीं कह सकते। अगर आपकी बात मान ली गई है तो ठीक है, अगर नहीं मानी गई तो आप जो है वो अपना केस जो है वो एपलेट फोरम पर ले जाएं। एपलेट फोरम पर जो है वो अपनी बात को कहेंगे जी ये देखें मैंने ये प्रूफ दिए थे जो लर्नेड ट्रायल कोर्ट हैज़ नॉट एक्सेप्टेड एंड अवॉर्ड दीज डैमेजेस अगेंस्ट मी। वो सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब सिचुएशन कौन कौन सी हैं? इनमें कुछ इन्होंने जो है वो हमें बयान की हैं, जिनमें सबसे पहला आ जाता है जी वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया बेसिकली ये क्या है? ये एक लैटिन मैग्ज़म है। लैटिन मैग्ज़म क्या है? वो कहता है जी कि ऑथोराइज्ड एक्ट किसको बोलते हैं? कि जिसकी आप इजाज़त देते हैं, जिसका आप इख्तियार देते हैं किसी को। वो कहते हैं कि अगर ऑथोराइज्ड एक्ट जो है वो अगर आप किसी को अथॉरिटी देते हैं और उस अथॉरिटी के नतीजे में आपको कोई नुकसान पहुंचता है तो फिर आप जो है वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। दूसरे लफ्ज़ों में बड़ी आसानी से मैं कहता हूँ जी ये आएँ और ये इस पेन को तोड़ दें,
आप में से आता है कोई इस पेन को तोड़ देता है, बाद में कहता हूँ जी आपने तो मेरा नुकसान कर दिया। क्या मैं हकदार हूँ कि आपको जो है पहले मैंने परमिशन दी है, बाद में आपसे वो परमिशन जो है वो आपको उसी परमिशन के अगेंस्ट जो है वो आप पर जो है वो केस कर दूँ? वो कहते हैं जी ऐसी सूरत हाल नहीं होती। कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के वॉलंटरली जो एक्ट आप किसी को करने के का कहते हैं वो क्या है? नॉन फिट इंजूरिया, कि वो इंजरी में फिट नहीं होता, वो इंजरी के जो स्पेक्ट्रम है वहाँ पर नहीं आता। और हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट का सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या है? इंजरी। कि सबसे पहले आपको इंजरी पहुँचनी चाहिए किसी एक्ट की वजह से, किसी के गलत एक्ट की वजह से। अगर इंजरी पहुँचती है तो देन आपको जो है वो रेमेडी होती है। तो इसमें वो कहते हैं कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, कि वो काम जिसकी आप रजामंदी दे चुके हों, जिसका आप इख्तियार दे चुके हों, जिसकी कंसेंट दे चुके हों, उसके अगेंस्ट जो है आप पर किसी भी किस्म का उसके अगेंस्ट आप मुआवजा तलब नहीं कर सकते, डैमेजेस रिक्वायर नहीं कर सकते। ठीक है जी। ये मैग्ज़म भी है, ये इंडिपेंडेंट भी आ जाता है, सिर्फ इसी में नहीं, क्योंकि इसमें मैग्ज़म है लॉ लैटिन मैग्ज़म, उसका ये भी हिस्सा है। इस पर सेपरेट नोट भी आ सकता है जी, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया को डिफाइन करें या इसके बारे में बताएं। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू मैग्ज़म ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, अ पर्सन कैन नॉट कंप्लेन अगेंस्ट अ डैमेज and cannot seek compensation for an injury which when an act is performed through his permission or consent and such act causes some injury to him. It means that voluntary non-fit injuria is defense and general exception to action in tort. ये जनरल एक्सेप्शन सॉरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस है। जनरल एक्सेप्शंस की मैं आपको बताऊंगा 7 काइंड्स हैं, वो इससे लहदा हैं। तो ये क्या है? ये डिफेंस है कि जी मैंने ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ आपके ख़िलाफ़ केस कर देता हूँ कि जी ये देखें जी इन्होंने मुझे ये नुकसान पहुँचाया। आप वहाँ पर जाकर कह सकते हैं कि सर मैंने ये नुकसान नहीं पहुँचाया, इन्होंने मुझे कहा था, इन्होंने मुझे ये बात कही थी, तो देन आई हैव परफॉर्म दैट काइंड ऑफ वर्क और काइंड ऑफ डैमेज। तो वो कहते हैं कि जो आप वो काम करेंगे उसका फिर आप, वैसे भी ये जनरल प्रिंसिपल भी है कि आप किसी को कोई इख्तियार देते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो आपको उसके कंसिक्वेंसेस का भी जो है ज़िम्मेदार होना चाहिए कि आप उसके जितने भी हैं जब उसका जो भी नतीजा निकलेगा आप वो खमियाजा भी भुगतेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी गाड़ी देता हूँ किसी को कि भाई ले जाओ, अब वो उसका नुकसान करके आए, मैं कहूँगा नहीं जी आपने क्यों ये नुकसान कर दिया? भाई मुझे पहले चाहिए था कि जी मैं उसे क्यों दूँ, अगर मैंने दे दी है तो फिर मुझे उसके नुकसानात का भी जो है वो करना पड़ता है। इसका एक और भी हमारे पास वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का हमारे पूरा टॉपिक भी होगा, जिसमें लाइबिलिटी ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट भी आ जाता है, कि उसमें भी मास्टर और सर्वेंट का थोड़ा सा इशूज़ डिस्कस किया जाता है। ठीक है जी। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया क्लियर है। इसके बाद आ जाता जी अफेक्टेड पर्सनस ऑन रॉन्ग। अफेक्टेड पर्सनस ऑन रॉन्ग, वो कहता है जी कि अफेक्टेड पर्सन, अब इसमें भी लैटिन मैग्ज़म एक आ जाता है, आप इक्विटी पढ़ रहे हैं उसमें देखेंगे द पर्सन हु सीक इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, इसमें आएगा। और एक द पर्सन हु सीक इक्विटी मस्ट कम विद नीट एंड क्लीन हैंड। ये 2-3 मैग्ज़म जो हैं आप इक्विटी में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो उसमें इनका मकसद क्या है? वो कहते हैं कि अगर आप रिलीफ लेने जाते हैं इन दी कोर्ट ऑफ लॉ, तो आपको जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपके हाथ पर या आपके पर भी कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। इसका मकसद क्या है कि आप नीट एंड क्लीन अगर जाएंगे तो फिर आपको अदालत भी जो है वो रिलीफ देगी। लेकिन अगर आपके ज़िम्मे भी कोई दाग है, आपके किरदार पर भी किसी न किसी किस्म का कोई धब्बा है और आप चले हैं उस पर जो है वो क्लेम करने, जैसे एक नोटोरियस पर्सन है, उसको सज़ा भी हुई है, वो शराबी भी है और भी गलत काम करता है, वो चाहता है देखें जी इसने मुझे शराबी कहा, वो कहेंगे आपने शराब पी है, आपने शराब पी है या आपने कोई धोखा किया है, जो भी है आपने अगर किया है तो फिर आप कैसे इसकी डिमांड करने आ गए? तो इसमें भी वो यही कहते हैं कि जी अगर जो मुद्दई है, दूसरे लफ्ज़ों में जो आपके ख़िलाफ़ लॉ ऑफ टॉर्ट का दावा करता है, अगर उसके भी उस पर भी किसी भी किस्म का कोई जो है वो बलूच है या कोई दाग है
या उसका भी उस कमीशन में जो टॉर्ट कमिट हुआ उसमें कोई हिस्सा है, तो फिर क्या होगा, वो रिलीफ नहीं ले सकेगा। आप कह सकेंगे, आप द कोर्ट ऑफ लॉ, कि जी इसमें सिर्फ मेरा कसूर नहीं है, इसमें इनका भी इतना ही कसूर है, लिहाजा अगर मुझ पर ये पाबंदी आयद होती है तो इन पर भी ये आयद होती है। इसके लिए हमारे पास एक और लॉ ऑफ टॉर्ट में जो है एक और पूरा टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। क्रॉस रेफरेंस के तौर पर आप लिख सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या है, वो भी यही है कि बोथ पार्टीज आर एट फॉल्ट, कि जब दोनों पार्टीज आर एट फॉल्ट होंगी तो कोई भी जो है वो दूसरे के खिलाफ जो है वो कंपनसेशन नहीं ले सकता। कंपनसेशन लेने के लिए ज़रूरी है कि आपके दामन पर कोई दाग ना हो, या आपका उस टॉर्ट के कमीशन में कोई हिस्सा ना हो, आपका टॉर्ट के कमीशन में किसी किस्म का कोई हिस्सा ना हो। तो वो कहते हैं अगर आपका किसी भी किस्म का कोई किरदार उस टॉर्ट की कमीशन में नज़र आ गया तो फिर आपको जो है वो कंपनसेशन नहीं मिलेगी। इसलिए कहा जाता है अफेक्टेड पर्सन जो ऑन रॉन्ग या हिमसेल्फ और रॉन्ग डूअर, कि वो भी उसमें शामिल है, यानी कि दोनों ने मिलकर एक गलत काम किया, अब जो है मैं उसके खिलाफ जाकर केस कर देता हूँ कि नहीं जी ये काम इसने किया है। वो कह सकता है नहीं जी इसका भी कॉन्शियस हैंड, इसका भी बाकायदा तौर पर शौरी हिस्सा जो है इसने लिया था, तो लिहाजा कंपनसेशन सिर्फ मुझ पर नहीं आयद होती, ये ले ही नहीं सकता मुझसे कंपनसेशन, क्योंकि ही हैज़ अ गिल्टी हैंड इन द कमीशन ऑफ टॉर्ट, कि गिल्टी हैंड उसका था इसमें, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ सारा मुद्दा जो है वो मुझ पर गिराना चाहता है। ठीक है जी, इसको पढ़ लेते हैं। अंडर लॉ द सेटल्ड प्रिंसिपल इज दैट अ पर्सन कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हिज और ऑन रॉन्ग, कि अपने ही किए हुए गलती का वो जो है वो एडवांटेज नहीं ले सकता। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ पर्सन कैन नॉट क्लेम डैमेजेस अगेंस्ट दैट इंजरी विच ही सफ़र्स ड्यू टू हिज ऑन रॉन्ग, कि उसकी अपनी भी गलती उसमें शामिल है उस इंजरी में। इट मीन्स दैट अफेक्टेड पर्सन ऑन रॉन्ग इज़ अ डिफेंस आर जर्नल एक्सेप्शन टू एन एक्शन इन टॉर्ट। ये क्या होगा, अगर उसका भी उसमें कमीशन में हिस्सा हुआ, टॉर्ट कमिट करने में कोई हिस्सा होता है, तो वो क्या है, वो कंपनसेशन का हकदार नहीं होगा। क्लियर है जी। इसके बाद आ जाता है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट से क्या मुराद है कि ऐसे नागुज़ीर हादसात जिससे बचना जो है वो मुमकिन ना हो। इनएविटेबल एक्सीडेंट में कि ऐसे हादसात जिससे बचना जो है वो किसी के बस में ना हो। इसका ये भी हो सकता है, जैसे मैंने एक नई गाड़ी ली है, मैं उसे बिल्कुल हर मुकम्मल तौर पर वो फिट है, मैं उसे मेडन राइड पर लेकर जाता हूँ, पहली उसकी सवारी करता हूँ, अचानक उसकी जो है वो ब्रेक फेल हो जाती है। अब ब्रेक फेल हो जाने में मेरा किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने बिल्कुल दुरुस्त तरीके से ली है, लेकिन अचानक ब्रेक फेल हो गई, स्पीड ज़्यादा थी, उससे कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी का कोई नुकसान हो जाए, तो वो क्या होगा, वो प्लॉजिबल होगा, वो माना जाएगा, वो कहेगा जी देखिए ये फिटनेस सर्टिफिकेट मेरे पास है, या अगर नहीं है तो मैंने अभी इसका फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल किया है, मैंने इसकी हर चीज़ जो है वो चेक करवाई है, वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब लेकर मैं निकला हूँ तो अचानक इससे कोई हादसा हो गया, तो वो क्या होगा, वो इनएविटेबल एक्सीडेंट में आ जाएगा कि जी मैंने तो उससे बचने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जो है वो इससे नहीं बच सका, तो लिहाजा इसमें मेरा जो है वो गिल्टी माइंड नहीं है, कॉन्शियस हैंड नहीं है इन द कमीशन ऑफ दैट टॉर्ट। अब एक तो बात जहन में रखें, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी, बड़े बड़े मामलात इसमें नहीं आएंगे लॉ ऑफ टॉर्ट में, इसमें छोटे छोटे से मामलात भी आ सकते हैं कि जा रहे हैं, अचानक वो उससे गाड़ी के टायरों से कोई चीज़ निकल कर किसी को लग जाती है, वो ज़ख्मी हो जाता है, या उसके कपड़े ख़राब हो जाए, दूसरे लफ्ज़ों में। ये इन छोटे छोटे मामलात को अगर अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट बड़ा कर दे तो फिर उसके लिए डिफरेंट जो है वो सिचुएशन होंगी, उसके लिए पिनल रेमेडीज़ भी हमारे पास अवेलेबल है, उसमें दूसरी चीज़ें भी अवेलेबल। लेकिन अगर कोई छोटा सा मामला हो तो उससे जो है हमें ये जो चीज़ जो है हमारे सामने आ जाती है। नागुज़ीर हादसात के जिसमें आपका कोई किसी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम ना हो, या आपको किसी किस्म का कोई जो है आपका जिसे दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि जी कॉन्शियस हैंड ना हो,
इज इट क्लियर जी? अब इसको पढ़ते हैं। इनएविटेबल एक्सीडेंट मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड अकरेंस ऑफ समथिंग, के अनएक्सपेक्टेड के जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, अकरेंस ऑफ समथिंग दैट कुड नॉट हैव बीन प्रिडिक्टेड आर प्रिवेंटेड, कि जिसके बारे में ना तो पहले से कुछ किया जा सकता था ना ही उससे बचा जा सकता था। इन सच अ केस रॉन्ग डूअर इज नॉट लायबल फॉर एनी इंजरी पर्टिकुलरली व्हेन हिज इंटेंशन इज नॉट टू काज इंजरी, कि उसकी इंजरी की काज, उसको ये इंजरी पहुंचाने की उसकी नीयत ही नहीं थी, वो तो अपना बेचारा जा रहा था, अचानक से कोई ऐसा मामला हुआ जिससे वो ख़राब हो गया। इट मीन्स दैट इनएविटेबल एक्सीडेंट इज़ अ डिफेंस टू एन एक्शन इन टॉट। इनएविटेबल एक्सीडेंट जो है ये भी एक प्लॉजिबल डिफेंस है कि जी देखिए मेरे पास पूरा फिटनेस सर्टिफिकेट है, तो मैंने तो हर चीज़ इसकी चेक करवा कर जो है वो रोड पर लेकर आया था, लेकिन अचानक कोई ब्रेक फेल हो गई, कोई चीज़ गिर गई, कोई ऐसा काम हो गया जो मेरे इख्तियार में नहीं था और ना ही मैं उससे देख सका, तो ये होगा इनएविटेबल एक्सीडेंट। आगे आ जाते हैं जी, एक्ट्स काजिंग स्लाइट इंजरी या स्लाइट हार्म, कि ऐसे एक्ट जिस पर इंजरी जो है वो बहुत कम हुई हो, जिस पर जो है वो किसी किस्म का जो है वो कोई भी ऐसी बात ना हुई हो, लेकिन वो लेकर आ जाएं, तो वो कहते हैं जी ये क्या है, ये इससे इतनी इंजरी नहीं पहुंची, ये तो बिल्कुल छोटा सा एक माइनर सा इशू था जिसको उठाकर ये अदालत में ले आए। जैसे हमने इसमें पढ़ा था ना कि ऐसे डैमेजेस कि जो जिसमें कानून का ये तकाजा है कि जी वाकई गलती हुई है, लेकिन इसको अपना केस नहीं अदालत में लेकर आना चाहिए था, इसको अदालत में अपना केस नहीं लेकर आना चाहिए था, क्योंकि ऐसा मामूली नौइयत का कोई मैटर हो, बहुत ही छोटी नौइयत का कोई मैटर हो, उसको हम अदालत में अगर ले आएंगे तो वो कहेंगे कि ये तो बहुत छोटा सी मामूली नौइयत का। तो उसमें मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि उसमें क्या किया जाता है, इंतहाई नॉमिनल डैमेजेस जो है वो अवॉर्ड कर दिए जाते हैं कि ठीक है जी आप आ गए हैं, लिहाजा आपको 100 रुपया जो है वो जुर्माना किया जाए। सर अब जो दावा दायर करने वाला वो भी देखता रहे कि जी मैं 100 रुपये लेते नहीं, तो मैंने वकील साहब को फीस ही 1500 दे दी है इसकी और मुझे जो है वो हर जाना है इसका सिर्फ 100 रुपया मिल रहा है। एनी हो, तो वो कहते हैं जी जो छोटे बिल्कुल नौइयत के हार्म होंगे उस पर भी जो है वो आपको डिफेंस के तौर पर लिया जा सकता है। एक्सेप्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, क्योंकि अगर लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट हुई है तो आपको मुआवजा मिलना ही मिलना है, ये बात जहन में रखें। लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज स्लाइट इंजरी इन अदर केसेस, इट मीन्स दैट एक्ट विच काजेज स्लाइट इंजरीज कैन नॉट बी टॉट। वो कहते हैं जो बहुत छोटी नौइयत के होंगे वो भी टॉट में जो है वो वैलिड डिफेंस कंसीडर किए जाएंगे। इसके बाद आ जाता है जी एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड क्या है? एक्ट ऑफ गॉड ये आ जाता है कि जिसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व ना हो, ऐसा काम जो इंसानी दस्तरस में ना हो, जिससे इंसान जो है वो इसकी इन्वॉल्वमेंट ना हो। जैसे कौन कौन से अफ़ाल हैं या कौन कौन से ऐसे मामलात हैं कि जिसमें इंसानी हिम्मत जो है या इंसानी कारकर्दगी इन्वॉल्व नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट अर्थक्विक, मैं लाख चाहूँ मैं ज़मीन को नहीं हिला सकता, ये खुदाई काम। इस तरह जो है स्टॉर्म, आंधी, तूफ़ान, ये लाना मेरे बस में नहीं है। यानी कि कोई भी ऐसा काम जिसमें ह्यूमन एक्ट इन्वॉल्व ना हो लेकिन उससे किसी किस्म का नुकसान हो जाए, तो वो कहते हैं जी दैट इज़ कॉल्ड एक्ट ऑफ गॉड, कि ये क्या है, ये खुदाई काम है जिसमें किसी का, और खुदाई कामों का ज़िम्मेदार कौन होगा? वो डेफिनेटली ऑलमाइटी। लेकिन हमारे यहाँ वो कहते हैं जी कि ये भी जो है प्लॉजिबल रीज़न मानी जाएगी कि मैंने तो इंतहाई मजबूत ये काम किया था, मैंने अगर ये यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर तामीर किया था तो वो इंतहाई मजबूत बनाया था, लेकिन क्या हुआ, ज़ल्ज़ले की वजह से वो अगर कोलैप्स कर गया है, इनका कोई नुकसान हो गया, तो ये इसमें मेरा कोई दोष नहीं है या मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है कि मैंने तो अपने तरफ से हर तरीके से इसको जो है महफूज करने की कोशिश की थी। कोई टावर बनाया या कोई भी चीज़, किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ जो अर्थक्विक की वजह से, कोई आंधी तूफ़ान की वजह से, कोई वो स्टॉर्म आता है, थंडर स्टॉर्म आता है, कोई इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, वर्लपूल आ जाते हैं, कई मामलात ऐसे हैं, तो वो क्या है, उससे अगर कोई नुकसान पहुंच जाए तो उसमें वो कहते हैं कि जी ये भी एक वैलिड डिफेंस होगा
कि जी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने तो इसको इंतहाई अपनी दानिश के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक जो है वो इसको बिल्कुल दुरुस्त तरीके से जो है वो बनाया था, तो लिहाजा ये इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। एन एक्ट ऑफ गॉड इज़ इन अ लीगल सेंस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अकरेंस ऑफ सम इवेंट, कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो नहीं होते, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं, विच कुड नॉट हैव बीन प्रिडिक्टेड और प्रिवेंटेड एंड हैपन्स बिकॉज ऑफ नेचुरल फोर्सेस, कि ये किसकी वजह से होते हैं, नेचुरल फोर्सेस की वजह से होते हैं, कि बंदा उसमें इन्वॉल्व। नो बॉडी कैन प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट अ नेचुरल डिज़ास्टर सच एज एन अर्थक्वेक और फ्लड, दस it is unreasonable to expect a person to be liable for damages caused by such an act of God। तो वो कहते हैं कि इसमें किसी को जो है वो मोरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता कि जी कि किसी बंदे का इसमें कोई फॉल्ट ही नहीं है, कोई इस बंदे का किसी इसमें जो है वो कोई हिस्सा ही नहीं था, ये तो कोई नेचुरल कलामिटी आई, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया जिसकी वजह से वो ये काम हो गया। तो लिहाजा जब किसी इंसान की इसमें खामी नहीं है तो ये जो है बेस्ट रीज़न है कि आपको जो है वो जनरेट किया जाए किससे, टॉर्ट की लाइबिलिटी से या टॉर्ट की कार्रवाई से जो है वो आपको कर दिया जाए, एक्सोनरेट कर दिया जाए। इज़ इट क्लियर जी? एक्ट ऑफ गॉड। नेक्स्ट आ जाता है जी प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस के हर कानून, हर मज़हब, हर चीज़ जो है वो आपको इस बात की इजाज़त देती है कि आप क्या करें, प्रोटेक्ट करें किसको, अपने आप को, अपनी पर्सन को, अपनी प्रॉपर्टी को और अपने सिबलिंग्स को जो आपके साथ जो हैं, जो आप पर डिपेंडेंट हैं, उनको भी जो है वो बचाने का आपको हक दिया गया है। तो वो कहते हैं जी कि प्राइवेट डिफेंस भी जो है कि मैंने ये काम नहीं किया था, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए, मैंने अपने हक को जो है वो अपनी जान को बचाने के लिए, अपने माल को बचाने के लिए, या अपने जो है हमारे चाहने वाले हैं जो डिपेंडेंट हैं उनको बचाने के लिए जो है कि मैंने ये इक़दाम किया, तो लिहाजा मेरा ये इक़दाम जो है वो काबिल सज़ा नहीं है। और कानून भी और अदालतें भी इस चीज़ को, प्राइवेट डिफेंस को या सेल्फ़ डिफेंस को जो है वो मानती हैं। लास्ट टाइम डिस्कस किया था मैंने, आपको बताया भी था कि जी कौन कौन से सेल्फ़ डिफेंस में कौन कौन से सेक्शन आपके हेल्प करते हैं अकॉर्डिंग टू PPC, पाकिस्तान पिनल कोड 99 और 100, शाबाश, कि ये जो है ये हमें हेल्प आउट करते हैं कि हमें किसी भी कार्रवाई से बचाने के लिए जो है हम अपने 100 और 99 का सहारा लेकर जो है अपने आप को किसी भी कार्रवाई से बचा सकते हैं। लेकिन वो पिनल नौइयत की कार्रवाई है, PPC जो है वो पिनल नौइयत की कार्रवाई है। वैसे भी आपने सेल्फ डिफेंस को जो है वो हर कोर्ट, हर लॉ जो है वो मानता है कि जी ठीक है, आपको अपनी हिफाजत जो है वो आप पर फ़र्ज़ है। हमारा मज़हब भी इस बात की इजाज़त देता है कि अपने आप को आप बचा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो वो कहता है कि प्राइवेट डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए अगर आप कोई काम करते हैं, जैसे इसमें असॉल्ट, बैटरी है, मैंने अर्ज़ किया था कि किसी को धक्का देना, किसी को अपनी जगह से निकालना, ये अगर देखा जाए तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट की नज़र में ऑफेंसिव है। वो कहते हैं लेकिन उस सूरत में नहीं है कि जब आप अपने आप को बचा रहे हैं, जब आप अपने आप को जो है वो दूसरों, अपने आप को बचा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बचा रहे हैं या अपने डिपेंडेंट को बचा रहे हैं, तो ये डिफेंस, ये जो है ये ऑफेंस नहीं होंगे। In fact, law permits use of reasonable and necessary force in preventing harm to human body or property। अब वो कहते हैं जी कि जो कुछ कदगन भी लगाई गई हैं आपके प्राइवेट डिफेंस पर। अब प्राइवेट डिफेंस पर कौन कौन सी जो है हमें कदगन लगाई गई है कि जी आपने ये नहीं करना, वो क्या है? वो कहते हैं जी कि रीज़नेबल फोर्स, रीज़नेबल एंड नेसेसरी फोर्स, कि कोई आपकी प्रॉपर्टी में एंटर हो गया लेकिन आपको ये हक नहीं है कि जी आप उसको गोली मार दें या आप उसको जान से मार दें या उसकी हड्डियाँ तोड़ के रख दें। वो कहते हैं जी ये रीज़नेबल फोर्स नहीं है। रीज़नेबल फोर्स यही है कि जितना उसको जो है धक्का देकर या उसको हटाकर जो है अपनी प्रॉपर्टी से आप जो है वो उसको निकाल सकते हैं, ये आपका हक है। लेकिन ये आपका हक नहीं है कि जी आप बचाए ये कि अपना हक जो है वो नाफज करवाएं, आप अगले बंदे का जो है वो नुकसान कर दें।
तो इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि आपने रीज़नेबल फोर्स यूज़ करनी है कि जिसकी इजाज़त दी गई है, कि जितनी वो तो करता है मुज़ाहमत उतनी आप कर सकते हैं। हाँ, वो अगर आपके असला तान लेता तो आप भी उस पर असला तान सकते हैं, लेकिन अगर वो आप पर असला नहीं तानता, वो निहत्ता है, उसके पास कोई भी चीज़ नहीं है और आप उसके पर असला तान लें या उस पर गोली चला दें या कोई ऐसा काम करें, तो ये जो है वो रीज़नेबल फोर्स नहीं हो। हाँ, उसको धक्का देकर उसको अपनी प्रॉपर्टी से आप निकाल दें तो ये वो आप पर असॉल्ट एंड बैटरी का केस नहीं कर सकेगा कि जी मुझ पर इन्होंने हमला किया या मुझे ये जो है मुझ पर इन्होंने इल्लीगल फोर्स यूज़ की, वो आप पर केस नहीं कर सकेगा। हाँ, अगर आप उसको मार मार कर अदमुआ कर देते हैं तो फिर आप जो मर्ज़ी कहें कि नहीं जी मैंने अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है वो किया था, वो अदालत नहीं मानेगी कि जी ये कैसा सेल्फ डिफेंस है कि आपने मार मार के अगले बंदे का जो है वो बुरकस निकाल दिया। तो इसलिए किसी को जो सेल्फ डिफेंस में आपने उतनी फोर्स यूज़ करनी है जितनी रीज़नेबल है, या जितनी जो है वो ऑक्यूपायर जो इलीगल इंटरवेनर है वो करता है, तो आपने भी उतनी ही जो है इसमें फोर्स यूज़ करनी है। विच आर काज्ड बाय यूज़ ऑफ फोर्स आर नॉट एक्शनेबल। वो कहते हैं एक्शनेबल ना हो कि जिसमें बजाय ये कि आपके ख़िलाफ़ आप उसको निकाल रहे हैं, वो आपके ख़िलाफ़ केस कर देंगे, देखें जी ये इन्होंने मेरा इतना नुकसान कर दिया, मैं तो बाय गलती से आ गया था लेकिन इन्होंने जो है वो मेरा इतना बुरा हाल किया कि अब मैं जो है किसी जगह भी चलने फिरने के काबिल नहीं, और उल्टा आपको जो है वो कंपनसेशन अदा करनी पड़ जाए। तो प्राइवेट डिफेंस भी जो है ये एक वैलिड रीज़न होगी जब रीज़नेबल फोर्स यूज़ की जाएगी। अगर आप अनरीज़नेबल होंगे तो फिर आप पर भी जो है वो लागू हो सकता है। आगे आ जाता जी मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो कोई आ जाता है, क्योंकि दो घर बिल्कुल सेम ही स्ट्रक्चर के बने हुए हैं, सेम ही उन पर हर चीज़ हुआ, कलर पेंट शेड हुआ है, और आप एक घर की बजाय दूसरी घर में चले जाएं कि जी मेरा भी घर बिल्कुल साथ था लेकिन मैं बाय द वे लाइट कम थी या कोई ऐसा चीज़ था, मुझे ये अपना घर लगा, मैं इसमें दाखिल हो गया, तो वो आप ट्रेस पास के मुर्तकिब नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या होगा, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है कि जी वाकई वो इसमें इस बात का तयन ज़रूर किया जाएगा कि वाकई ये बात कह रहा है कि घर सेम नौइयत के हैं, सही उसी डिज़ाइन के बने हैं, उसी तरीके से बने हैं, तो फिर जो है उसको जो है ये प्लॉजिबल होगा कि जी ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई है, या मैंने ये जगह जो थी ये ख़रीदी थी, मुझे यही लगा था कि ये मेरी जगह है, मैंने किसी और जगह पर जो है एंटर हो गया, वट एवर, कोई भी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, तो वो ये भी जो है प्लॉजिबल होगा कि जी मुझे मिस्टेक ऑफ फैक्ट कि मुझे हकीकत से थोड़ा सा गलती लगी तो मैं इसका जो है वो ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं ट्रेस पास का मुर्तकिब नहीं हुआ। जनरली मिस्टेक इज़ नॉट वैलिड डिफेंस अगेंस्ट एन एक्शन ऑफ टॉट, however mistake of fact is considered a good defense in those cases where motive constitute some wrong। वो कहते हैं लेकिन अगर आपका मोटिव जो है, जी तो दूसरे लफ्ज़ों में आपने मेंस रिया पढ़ा है जी, बैड इंटेंशन, वो भी पीपीसी में आप पढ़ेंगे कि आपकी नीयत जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत गलत होगी, बैड इंटेंशन होगी, तो फिर क्या होगा, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट वैलिड नहीं होगी। लेकिन अगर आप बाय द वे ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो चले गए हैं तो ये प्लॉजिबल होगा। लेकिन अगर आपका किसी भी किस्म की कोई मैलस या किसी भी किस्म का कोई जो है वो बैड इंटेंशन शामिल हो जाएगी तो ये प्लॉजिबल नहीं होगा, यानी आपको इस पर जो है लॉ ऑफ टॉट की कार्रवाई से जो है वो नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आ जाता है जी निसेसिटी। निसेसिटी क्या है, ज़रूरत के तहत किया जाने वाला अमल। ज़रूरत के तहत किया जाने वाला अमल क्या है कि ऐसा कोई इक़दाम जो किसी थर्ड पर्सन की जान बचाने के लिए, किसी का माल बचाने के लिए ज़रूरी था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले घर में आग लग जाती, वहाँ पर इंसानी जानें भी मौजूद हैं, माल भी मौजूद है, अब और कोई रास्ता नहीं है वहाँ तक पहुँचने का, रीच आउट करने का, तो क्या कर सकते हैं आप, फिर यहाँ से जो है एंटर होकर जो है वो जा सकते हैं, और इस बिल्डिंग का जो ऑनर होगा वो आप पर ये नहीं केस कर सकेगा कि नहीं जी ये ट्रेस पास के मुर्तकिब हुए। क्यों कि वहाँ पर अगली जगह पर उसकी जानें बचाना ज़रूरी था, उनका माल बचाना ज़रूरी था।
तो इसलिए और कोई रास्ता हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो लिहाजा हमने ये जो काम किया अंडर नेसेसिटी, ज़रूरत के तहत किया, तो ये भी जो है प्लॉजिबल होगा। एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी भी है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, इसके बारे में किसी को कोई पता हो? डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि आपको इससे साबका पड़ेगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी एक ऐसी इख्तरा थी हमारी अपर जुडिशरी में कि जो कोई इल्लीगल एक्ट किया जाता या अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया जाता, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये एक टर्म इजाद की थी जस्टिस मुनीर ने। जस्टिस मुनीर ने जब गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो थी या दस्तूर साज असम्बली जो थी उसने बरतरफ किया था, तो उसके इस एक्ट को जो वो नहीं कर सकता था, उसको जस्टिस मुनीर ने जो है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के ज़रिए से वैलिड करार दिया था। वो कहता है गो के नहीं कर सकता, ये कानून या लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन ये ज़रूरी अमर था। ये जो है असम्बली की डिज़ॉल्व जो की थी, ये बिल्कुल ठीक है। और ये एक ऐसा ब्लूच या जिसे कहते हैं दब्बा, एक ऐसा हमारी जुडिशरी पर लगा कि जब भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हुआ, यानी जिसके दूसरे लफ्ज़ों में हमारी ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के हमारे जितने भी डिक्टेटर आए, उन्होंने जब आइन को जो है पर पुश डाला है, पुट इन अबेंस किया है, तो उसको प्रोटेक्ट किया है अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी हमारी जुडिशरी ने, कि जी हालात इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि जी वाकई इसको जो है मौका मिलना चाहिए, वो चाहे सदर अयूब खान हो या ज़ियाउल हक हो या मुशर्रफ, हमारे सामने जो है अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी हमारी जुडिशरी ने उनको प्रोटेक्ट किया या उनको वैलिडेट किया या उनको थोड़ा सा इख्तियार दिया कि वो इसको जो है वो कर सकें। हालांकि उसके कानून में या लॉ में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत ये हुआ था, और वो तो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत पूरा मुल्क जो है वो उलट देते थे। तो यहाँ पर तो फिर छोटे मामलात हैं, तो इसमें जो है वो एक्सनरेट किया जा सकता है कि जी ऐसा मामला जो ज़रूरत के तहत इक़दाम उठाने पड़े हों, दूसरे लफ्ज़ों में कि बड़ा नुकसान से बचने के लिए कोई छोटा नुकसान किया गया और उसमें किसके तहत, ज़रूरत के तहत किया गया, वो प्लॉजिबल होगा। नेसेसिटी इफ़ एन एक्ट विच काजेज़ डैमेज इज़ डन टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म, कि किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए कोई छोटा नुकसान अगर किया गया हो, इट इज़ एक्सक्यूजेबल, इसकी एक्सक्यूज़ मानी जाएगी। इट मीन्स एनी एक्ट विच इज़ डन इन नेसेसिटी इट इज़ नॉट एक्शनेबल इन लॉ ऑफ टॉर्ट, ये एक्शनेबल लॉ ऑफ टॉर्ट में नहीं होगा। इसके बाद आ जाता है जी स्टैच्यूटरी अथॉरिटी। स्टैच्यूटरी अथॉरिटी क्या है कि किसी कानून के तहत आप कोई काम करें, किसी कानून के तहत आपको इख्तियार दिया गया हो कि आप ये काम कर सकते हैं, तो वो भी जो है प्लॉजिबल होगा, उसको भी माना जाएगा कि जी मुझे ये स्टैच्यूट के तहत ये काम करने का इख्तियार हासिल था, तो लिहाजा मुझ पर लॉ ऑफ टॉर्ट की कार्रवाई जो है वो लागू नहीं होती। एन एक्ट विच इज़ अप्रूव्ड बाय लॉ और इज़ डन अंडर डायरेक्शन ऑफ लॉ इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टॉर्शियस लाइबिलिटी, कि कानून जिसकी इजाज़त देता हो या किसी कानून के ज़रिए से कोई काम किया जाए, वो चाहे जितना मर्ज़ी टॉर्शियस हो या जिसमें किसी का जितना मर्ज़ी टॉर्ट का नुकसान हुआ हो, तो वो प्लॉजिबल होगा, क्योंकि दे आर एक्टिंग अंडर सर्टन लॉ, कि उनको किसी ना किसी कानून का जो है वो प्रिवेंट करता है। इट मीन्स दैट एन एक्ट विच इज़ डन अंडर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इज़ अ गुड डिफेंस टू टॉर्ट, कि ये टॉर्ट का अच्छा डिफेंस है। इसके बाद आ जाता है जी जुडिशल एक्ट्स। जुडिशल एक्ट भी जो है यानी कि अदालती कार्रवाई जो है, इसमें कोई भी काम किया जाए तो इसमें भी आपको जो है वो इख्तियार दिया जाता है कि जी आप वो काम नहीं कर सकते, आप पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं होगी। It is settled principle that judges are free to perform their duty independently without fear of any consequences. Due to this principle, judges are not responsible for those acts which they do in their judicial capacity. It reveals that judicial acts are good defense in tort. कि जज जो मर्जी कह सकते हैं देयर जुडिशियल कैपेसिटी, कि जी जज मुझे कहते तुम तो चोर लगते हो, मैं उस पर जो है वो दावा दायर नहीं कर दूंगा कि देखिए जी मेरी डेफामेशन कर दी जज साहब।
कि दे आर सपोज टू बी, आप जितने मर्जी आप सुप्रीम कोर्ट, हमारी एपेक्स कोर्ट जो है वो जितनी भी रूलिंग्स देती हैं, जितनी भी बात करती हैं, उस पर किसी भी किस्म का कोई जो है वो, जैसे रिसेंटली जो है वो उन्होंने ये जो मारियो पुजो का था गॉडफादर, वो बाकायदा उसका हवाला दिया, बाकायदा कहा, तो उस पर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं हुई। तो वो कहते हैं जी अदालती कार्रवाई के दौरान भी अगर कोई काम हो तो वो प्लॉजिबल होगा या वो माना जाएगा। 1 मिनट बंद कीजिएगा जी। हाँ जी, इसके बाद आ जाता है जी हमारा क्वाज़ाई जुडिशल एक्ट, कि जुडिशल एक्ट में तो एब्सोल्यूट आपके पास पावर है कि जी किया जा सकता है। क्वाज़ाई जुडिशल एक्ट कौन से होते हैं कि जो नीम अदालती किस्म के हों, कि जिसमें क्या है, पंचायत है, कोई जरगा है, कोई ऐसा चीज़ जिसमें असल मकसद क्या होता है कि आप सच बताएं। अगर उसमें और भी कदगन लगाई जाए तो हो सकता है कि सच जो है वो ना बोला जा सके। तो उसमें वो कहते हैं कि जी ये मैंने एक्ट किया है, लेकिन किस में किया है, क्वाज़ाई जुडिशल एक्ट में किया है, कि जी फ़लाँ जगह पर एक प्रया थी या पंचायत थी, उसमें हकीकत बयान करने के लिए ये मैंने बात की कि वाकई ये ऐसा है, तो इसमें इसने मुझ पर आकर जो है वो केस कर दिया है कि जी इसने मेरे खिलाफ जो है वो डेफामेशन। अब ये जनरल एक्सेप्शन जो है, इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू 1 or 2 टॉपिक्स। आपने जहन में रखना कि टॉर्ट की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं आप उसमें ये जनरल डिफेंसेस ले सकते हैं। ये ना, क्योंकि हर एक में डिफरेंट सिचुएशन है, जैसे आपने बताया पहले अर्ज़ किया ना कि हर एक में सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, हर एक में सिचुएशन डिफरेंट है। अब क्वाज़ाई जुडिशल एक्ट में जो है कि डेफामेशन मैं कह सकता हूँ कि जी ये देखें जी ये चोर था, इसने मेरी भी चोरी की, वो उठकर जो है मेरे खिलाफ जाकर केस कर देता है कि जी इसने मुझे चोर कह दिया। अब वो मैं ये कह सकता हूँ मैं अपनी कि ये क्या है, क्वाज़ाई जुडिशल एक्ट था कि अगर मैं इसके बारे में सही बात ना बताता तो जो पंचायती थे या जो लोग थे जिन्होंने फ़ैसला करना था वो सही हक़ाइक़ तक नहीं पहुँच सकते थे। तो क्वाज़ाई जुडिशल एक्ट भी जो है वो इसमें जनरल डिफेंसेस में आ जाते हैं। क्वाज़ाई जुडिशल एक्ट आर अथॉरिटी मीन्स दैट अथॉरिटी विच लॉ आर कन्वेंशनल ग्रांट ऑफ डिफरेंट पर्सनस आर इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर मैनेजमेंट एंड सच एक्ट इज़ अ स्टैट्यूटरी इज़ आल्सो कंसिडर्ड अ डिफेंस इन एक्शन इन टॉर्ट। तो ये भी जो है क्वाज़ाई जुडिशल एक्ट भी जो है ये जनरल डिफेंसेस में आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है जी एक्ट ऑफ स्टेट। एक्ट ऑफ स्टेट क्या है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा काम करती है जिससे जैसे ये थारोफेयर है, मैं कचहरी में आता जाता था, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यहाँ पर भी दीवार खड़ी कर दी, वहाँ पर भी दीवार खड़ी कर दी, वहाँ पर भी कर दी, सिर्फ एक रास्ता जहाँ से गुजर कर आना। मैं ये नहीं कह सकता कि जी आपने ये दीवार यहाँ पर क्यों खड़ी की है, मेरा तो थारोफेयर था, मेरा रास्ता था। वो कहते हैं कि ये इट इज़ एन एक्ट ऑफ स्टेट, कि ये गवर्नमेंट की तरफ से था, ये हुकूमत की तरफ से हमें ये, जैसे दूसरे लफ्ज़ों में जब रोड बन रहा हो तो अक्सर नुकसानात हो जाते हैं कि वहाँ पर धूल भी होती है, मिट्टी भी होती है और भी कई किस्म के, लेकिन हम नहीं उन पर केस करेंगे, नहीं ये देखें इनकी वजह से कर रहा, क्योंकि एक्ट ऑफ स्टेट इज़ प्रिज्यूमेबली के स्टेट जो भी एक्ट करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट जनरल पब्लिक करती है, कि जो भी वो काम प्रिज्यूम किया जाता है, वो कि होता नहीं है ऐसा। पाकिस्तान में तो खैर ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि फॉर द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक किया जाए, वो तो वेलफेयर ऑफ द सम सर्टन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए करते हैं ये सारे काम। लेकिन वैसे जो पूरी दुनिया में असूल राइज है कि गवर्नमेंट या स्टेट जो भी एक्ट करती है वो किस में करती है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। और अगर वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक में किसी को वो हकूक़ पर ज़द भी पड़ती है तो उस पर जो है उसको कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। If a government officer commits some tort during performance of his duties, government is not liable for the commission of such tort. It means that act of state is a defense in action of state. हाँ, गवर्नमेंट ऑफिसर उस वक्त तक जो है वो लाइबल नहीं होगा कि जब वो काम कर रहा हो अंडर अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, लेकिन अगर वो अपना ज़ाती काम कर रहा हो तो उसमें क्या सिचुएशन होगी, उसमें उसको जो है वो बाकायदा किया जा सकता है, उस पर केस भी किया जा सकता है, उससे कंपनसेशन भी ली जा सकती है। तो लेकिन अगर वो अपने ऑफिस के तहत कोई काम कर रहा हो तो उस पर किसी किस्म की कोई भी नहीं होगी। आगे एग्जेक्टिव एक्ट आ जाते हैं कि इंतज़ामी तौर पर कोई काम किए जाए, इंतज़ामी तौर पर किसी किस्म को किया जाए तो वो भी जो है वैलिड डिफेंस होगा। एग्जेक्टिव एक्ट्स के एग्जेक्टिव जो है
वो कोई भी काम करती है तो वो भी कहते हैं कि किसी सर्टन कंडीशंस करती है हमारी एग्जीक्यूटिव। इफ़ अ पब्लिक अथॉरिटी डायरेक्ट इट्स ऑफिसर टू परफॉर्म सम ड्यूटी और एक्ट सच ड्यूटी एंड कॉजेज इंजरी टू सम पर्सनस, काजिंग ऑफ सच इंजरी इज़ नॉट अ टॉर्ट। जैसे मुहर्रम आने वाला है, आप देखें शहर के कोना कोना बंद हो जाएगा, आप लोग चाहे घर बिल्कुल पास हो, उनसे कहते रहेंगे मेरा वो घर है, तो कहें जी नहीं कानून नहीं जान देना जिस तक जुलूस नहीं लंघेगा, वट एवर द सिचुएशन में भी। तो ये क्या है, ये एग्जेक्टिव एक्ट्स हैं। हम उनके खिलाफ ये नहीं कह सकते कि नहीं जी आपने क्यों हमारा रास्ता रोका या आपने ये क्यों किया। वो कहते हैं ये अंडर एग्जेक्टिव एक्ट हम ये काम कर रहे हैं, आप उनसे उलझे भी नहीं, तो लिहाजा जितना भी आप सब्र कर सकते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि वो एग्जेक्टिव एक्ट्स होते हैं। इफ़ अ पब्लिक अथॉरिटी डायरेक्ट्स एंड इट्स ऑफिसर टू परफॉर्म सम एक्ट्स, सम ड्यूटी और एक्ट and such duty or act causes injury to some person, someone causing of such injury is not a tort. It means that executive acts are a defense in action in tort। कि executive act भी जो है वो good defense हैं। आगे आ जाते हैं जी पेरेंटल एंड quasi पेरेंटल अथॉरिटी। अब पेरेंटल एंड quasi पेरेंटल अथॉरिटी जो है वो कहते हैं कि वालिदैन या वालिदैन के साथ रिलेटेड quasi पेरेंटल, जैसे जिनमें दूसरे लफ्ज़ों में अंकल आंटीज़ आ जाते हैं, जो उनसे रिलेटेड होते हैं, माँ बाप से रिलेटेड होते हैं, वो कहते हैं अगर वो भी कोई काम करते हैं तो वो भी किसी भी किस्म की टॉर्ट की कार्रवाई उन पर नहीं होगी। लेकिन क्या है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में ही है, बाहर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। वहाँ पर अगर आप अपने बच्चे को भी मारेंगे तो वो आपके ख़िलाफ़ जो है वो केस कर देगा कि जी मेरे वालिदैन ने मुझे नाजायज़ मारा है। मेरे जो है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी, एक राइट इन रेम था, एक राइट इन पर्सोनम था। आपके जहन में आया कि राइट इन रेम क्या था, कि आपका वो हक जो पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ आपको हासिल है, वो आपके वालिदैन हैं जो भी, तो ये भी राइट इन रेम से डील करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हमारा कल्चर है, थोड़ा सा हमारी कल्चर वैल्यूज़ को भी जो है वो सामने रखा जाता है, तो उसमें थोड़ी सी इजाज़त दे दी जाती है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे की बेहतरी के लिए जितना हो सकता है उसको थोड़ा सा स्नब कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा डांट डपट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी मार मार के आप उसकी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ दें। जैसे हमारे ज़माने में अक्सर स्कूलों में, ये आपको तो शायद ना हो, लेकिन हमारे ज़माने में स्कूलों में एक लफ्ज़ सुनने को ज़रूर मिला करता था। वालिदैन जब स्कूल लेकर जाते थे बच्चों को तो कहते जी हड्डियाँ साड़ियाँ मास ताड़ा मार मार के चाहे चिल मुड़ दो। लेकिन क्या था कि ये एक कंसेप्ट था कि उस वक्त अथॉरिटी दे दी जाती थी, तो फिर मास्टर भी कमी नहीं करते थे खैर उस ज़माने में। अब तो खैर उन्होंने लिख दिया है ना कि मार नहीं प्यार, अब तो वो सिचुएशन ही सारी बदल गई। वरना उस ज़माने में मास्टर साहब फिर खूब जो है वो रज के अपने गुस्से उतारा करते थे, वो चाहे उन्हें अपनी बीवी पे हो या अपने बच्चों पे हो। लेकिन वो उतरता किस पे था, वो हम पे ही उतरता था, जब हम 18 सोटियाँ इन हाथों पर खाया करते थे। एनीहाउ, तो ये क्या है, पेरेंटल और quasi पेरेंटल अथॉरिटी जो है ये भी प्लॉजिबल है कि जी इसको मारने के लिए, इसको थोड़ा सा राह रास्त पर लाने के लिए इसको स्नब किया था, या उठकर जो है हमारे खिलाफ केस इसने कर दिए। पेरेंटल अथॉरिटी मीन्स दैट अथॉरिटी विच पेरेंट्स यूजुअली एक्सरसाइज फॉर बेटरमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन, एंड quasi पेरेंटल अथॉरिटी मीन्स दैट अथॉरिटी विच इज़ एक्सरसाइज बाय अदर पर्सन लाइक teacher through consent of parents। Exercise of parental and quasi parental authority is a defense to action in tort। कि ये भी जो है वैलिड डिफेंस माना जाता है, क्योंकि इसमें असल चीज़ क्या होती है, असल चीज़ होती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की जो है वो बेहतरी मुयसर मुतमा नज़र होता है इसका। आगे आ जाता है जी एक्सरसाइज ऑफ कॉमन राइट। एक्सरसाइज ऑफ कॉमन राइट कि ऐसा जो है था, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक खाली प्लॉट था, आगे से जाने वाले लोग जो थे इसको जो है वो यूज़ किया करते थे फॉर कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो वो क्या कहता है जी, वो कहता है कि नहीं जी फ़लाँ पर्सन जो है वो यहाँ से ना गुजरे, ये वो अगर इससे इधर से गुजरा मैं उस पर केस कर दूंगा ट्रेस पास का। वो कि प्रॉपर्टी किसी और की थी, पब्लिक प्रॉपर्टी वो नहीं थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। तो वो क्या करेगा, वो कहता है कि मैं वहाँ से गुजरा हूँ, एक्सरसाइज ऑफ कॉमन राइट के जैसे दूसरे लोग गुजर रहे थे, मैं तो इस वजह से गुजरा हूँ, इन्होंने ट्रेस पास का केस सिर्फ मुझ पर कर दिया है, तो लिहाजा मैं इसमें जो है वो ज़िम्मेदार नहीं हूँ।
जैसे सारे लोग गुजरे हैं मैं भी वैसे गुजर गया, या जैसे गुजर रहे थे, इसमें प्रेस्क्रिप्शन का एलिमेंट आ जाएगा अगर वो ज़्यादा अरसे से गुजर रहे हैं। प्रेस्क्रिप्शन क्या है? हक़ क़दामत, तो उसमें भी थोड़ा सा कंसेशन दी जाती है। तो इसमें भी वो कहते हैं कि अगर कॉमन राइट हो सबका, उसमें किसी एक पर्सन को आप पकड़ कर जो है वो ये नहीं कह सकते कि तू ना गुजर बाकी सारे गुजरे, तो ये आपको इख्तियार नहीं है। वो कह सकता है जी जैसे सारे गुजर रहे हैं वैसे मेरा भी ये कॉमन राइट बनता है। इफ़ अ पर्सन यूजेस कॉमन राइट एंड इन सम unlawful manner for some lawful purpose, and use of common right in such a manner causes some damage to another person, it is not case of tortious liability. It reveals that use of common right is a good defense in action in tort। कि जी यूज़ ऑफ कॉमन राइट का सबका राइट अगर इकट्ठा ही है तो उसमें जो है आपको किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगाई जाएगी। ये सारे जो जितनी हमने बातें की हैं ये सारी की सारी किस में आती हैं? जर्नल डिफेंसेस में। नेक्स्ट हम इसको जो है वो जर्नल एक्सेप्शंस को जो है वो मैं अलहदा से आपको बताऊंगा कि जर्नल एक्सेप्शंस में कौन कौन सी सिचुएशन हैं कि जिसमें अगर हमारा केस फॉल करेगा और हमें जो है वो फौरी रिलीफ जो है वो अदालत दे दें। इसमें फौरी रिलीफ मैंने जैसे अर्ज़ किया नहीं होगा, इसमें आप अपना मुद्दा बयान करेंगे कि जी ये इन सूरतों में फॉल करता है तो हमें जो है इससे टॉर्ट की जितनी भी पेनल्टी हम पर इम्पोज़ करनी है वो उससे हमें फारग किया जाए, उससे हमें बरी किया जाए, उससे हमें एक्सोनरेट किया जाए। To conclude, it can be stated that defense are general exceptions in action in tort, in fact rules of immunity which limits the rule of tortious liability. Due to these rules of immunities, a person can defend tortious liability against him. Among these immunities are defenses. Such specific immunities are defenses and they are applicable to those cases of specific tort. However, general immunities are defenses are applicable to all cases of tort। कि वो कहते हैं कि इसमें किसी एक को नहीं कहा जाता, ये तमाम केसेस पर जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। जैसे हर केसेस में सिचुएशन डिफरेंट होती है तो किसी डिफरेंट सिचुएशन में वो केस फॉल करेगा। अभी हमने जो पढ़ा है जनरल डिफेंसेस के बारे में, आपका कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप करेंगे।